तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तीसरे चैप्टर के रूप में इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में मुद्रा और साख, इसके विभिन्न टॉपिक्स हम लोगों ने डील किया है। आज हम लोगों को औपचारिक भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख ये डील करना है। बाकी टॉपिक को हम लिखते नहीं है क्योंकि रोज डील किए, कल भी लिखते थे। आज सीधे हम लोग चलते हैं कि भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख। यहां आप ध्यान दें इस शीर्षक पर औपचारिक क्षेत्रक लिखा गया। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख, औपचारिक क्षेत्रक लिखा गया। तो आपको इससे पहले वाले शीर्षक में जाना पड़ेगा। कल हम लोगों ने देखा था कि साख विभिन्न प्रबंध, साख के विभिन्न प्रबंध, उसमें हमने देखा था कि साख प्राप्त करने के कई स्रोत हैं। जैसे व्यापारी है, साहूकार है, मित्र है, रिश्तेदार है, भूस्वामी है, इसके अलावा बैंक व्यवस्था है, सहकारी समितियां हैं। इन सारे क्षेत्रों से लोगों को साख आने की ऋण प्राप्त होता है। तो ये जो जितने स्रोत हुए ऋण प्राप्त करने के, सेठ, साहूकार, महाजन, भूस्वामी, व्यापारी, रिश्तेदार, मित्र, बैंक या सहकारी समिति, इनसे कर्ज लेने वालों को कर्ज मिलता है, ऋण मिलता है। ये सभी कर्ज देने वाले लोग हैं। तो ये जो क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्र जिनसे साख प्राप्त होता है लोगों को, उसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक, दो क्षेत्र भाग में बांट सकते हैं। जितने क्षेत्रों से हमें ऋण मिलता है उनको हम अगर बृहद रूप में बांटे तो दो भाग में बांट सकते हैं, और औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक। औपचारिक क्षेत्रक में देखिए बैंक आता है, बैंकिंग व्यवस्था, सहकारी समितियां आती हैं, सहकारी समितियां, ये आपके औपचारिक क्षेत्र में आते हैं। बैंक बहुत से लोगों को कर्ज देता है, सहकारी समितियां देती हैं। तो इन दोनों क्षेत्रों से अगर कोई व्यक्ति कर्ज लेता है, साख प्राप्त करता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि औपचारिक क्षेत्रक से उसने साख प्राप्त किया। अनौपचारिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं साहूकार, बनिया, जो भी हो, साहूकार, व्यापारी, भूस्वामी, मित्र, रिश्तेदार आदि। यानी इन दो क्षेत्रों को छोड़कर, औपचारिक क्षेत्र से छोड़कर अगर किसी भी स्रोत से कोई व्यक्ति साख प्राप्त करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र से साख प्राप्त किया है। तो इस तरह से जो कर्जदाता है, जहां से लोगों को कर्ज मिलता है, साख प्राप्त होता है, उसको हम दो भागों में बांटते हैं, औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि इसमें जो है
ब्याज की दरें कम होती हैं। औपचारिक क्षेत्रों में ब्याज की दरें कम रहती है, मूलधन लौटाने का धन लौटाने का समय भी लंबा होता है। धन लौटाने का अवधि लंबी होती है और इन स्रोतों से जो लोग ऋण प्राप्त करते हैं, साख प्राप्त करते हैं, इसमें ब्याज दर ऊंची होती है, ऊंची रहती है। लौटाने की अवधि भी, धन लौटाने की अवधि की कोई सीमा नहीं होती। जब चाहे तब करदाता अपना धन वापस करने को उतावला हो जाता है। ये लोग जबरदस्ती, इनके लिए कोई नियम कानून नहीं होता कि किस दर पर ब्याज देंगे और कैसे धन को लौटाएंगे। ये अपने मन से सारा नियम विनियम तय करते हैं और इसका कुछ नियम और विनियम होता है। औपचारिक क्षेत्र में जैसे बैंक और सहकारी समितियां आती हैं, तो इसका देखभाल आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। आरबीआई यह देखती है कि जितने बैंक हैं, जितने प्रकार के बैंक हैं या सहकारी समितियां हैं, वे नियम कानून का पालन कर रही हैं या नहीं। जैसे कि इसके पहले हमने आपको बताया था कि बैंक जो है सो लोगों से धन जमा प्राप्त करती है और उस जमा का केवल 15% प्रतिदिन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मांग की पूर्ति के लिए बैंक अपने पास धन रख सकता है। बाकी 85% जो धन होता है जमा राशि का, उसको साख के रूप में लोगों के बीच में वितरण करता है। तो आरबीआई बैंकों और सहकारी समितियों की समय समय पर जांच करते रहती है कि इस नियम का पालन हो रहा है कि नहीं। साथ में यह भी देखती है कि यह जो बैंक या सहकारी समितियां हैं, ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े व्यापारियों, बड़े बड़े साहूकारों को केवल धन दे रही है, ऋण दे रही है। बड़े व्यापारी, बड़े लाभ प्राप्त करने वाले लोगों से ही केवल धन दे रही है, यानी धनी वर्ग को ही ऋण तो नहीं मुहैया करा रही है। या आरबीआई बैंकों से यह कहती है कि आप निर्धन गरीब लोगों को भी उचित ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएं। निर्धन लोगों को भी, निर्धन वर्ग को भी साख प्राप्त हो सके उचित ब्याज दर पर, यह आरबीआई है। बैंकों से समय समय पर यह डिमांड करती है कि क्या आपने 15% और 85% के नियम का पालन करना है कि नहीं, या फिर क्या आप जो आपने ऋण दिया है किन किन लोगों को दिया है और किस ब्याज दर पर दिया है। तो इस तरह से आरबीआई औपचारिक क्षेत्र में अंकुश लगाती है और वह निश्चित करती है कि बैंक और सहकारी समितियां इन नियमों का पालन करें। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई समिति या कोई भी संस्था नहीं है जो नियम और विनियम तय करे और उनसे ब्याज दर को निम्न करने की गुजारिश करे। अनौपचारिक क्षेत्र के जितने कर्जदाता हैं, साहूकार, सेठ, व्यापारी, बनिया, भूस्वामी, मित्र, रिश्तेदार, ये सभी अपने मनमाने ढंग से ब्याज की दरें तय करते हैं, ऊंची ब्याज की दरें तय करते हैं और धन लौटाने के लिए भी जबरदस्ती करते हैं, कभी कभी मारपीट करके भी धन वसूल करने की कोशिश करते हैं।
तो औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक क्या है और कौन सा क्षेत्रक अच्छा है, यह आपको समझ में आ गया होगा कि हमें औपचारिक क्षेत्रक से ही कर्ज लेने में फायदा है। लेकिन आप कल हमने बताया था श्यामल का उदाहरण देकर, सोनपुर का एक किसान है, गरीब किसान है, वो औपचारिक क्षेत्रक से ऋण नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वह अनौपचारिक क्षेत्रक से अपनी ऋण की आवश्यकता पूरी करता है, जिससे कि उसको उच्च ब्याज दर चुकाना पड़ता है और अपना अधिकतर आय का हिस्सा ब्याज में ही देना। जबकि दूसरे तरफ अरुण उसी सोनपुर का एक कृषक है, बड़ा कृषक है, पढ़ा लिखा है, यह बैंकों से ऋण लेता है और कम ब्याज दर का भुगतान करके वह अधिक मुनाफा। तो इस तरह से औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक, इसमें एक आपके डायग्राम दिखाया गया है, देखिए आपके बुक में आलेख 1 करके दिया है, पेज नंबर आपका इसी शीर्षक के नीचे ही है, देखो पेज नंबर समझ में नहीं आ रहा आपको, या दिख नहीं रहा होगा हमसे, हाँ 48 पेज पर देखिए, ये दे रहा है कि 2020 में 2012 में भारत के लोगों को, ग्रामीण परिवार को, भारत के ग्रामीण परिवारों को किन क्षेत्रों से कितना साथ प्राप्त हुआ, औपचारिक और अनौपचारिक। देखिए औपचारिक में दिया है सहकारी, सरकारी 1%, सहकारी समितियां और बैंक समितियां, इनसे प्राप्त होता है 25%, और व्यावसायिक बैंक से प्राप्त होता है 25%। तो कुल मिलाकर हो जाता है आपका 51%। अन्य औपचारिक भी लिया इसमें, अन्य औपचारिक 5%। अगर आप जोड़ते हैं तो 56% आता है। दूसरे तरफ अगर अनौपचारिक क्षेत्र से देखते हैं तो जमींदार दिया है, जमींदार से 1%, साहूकार, साहूकार से 33%, रिश्तेदार से, रिश्तेदार एवं मित्रों से 8%, अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों से से 2%, कुल मिलाकर होता है 44%। इस तरह से इसमें यह दिखाया गया है कि 2012 में भी ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवारों को भारत में जो ऋण की आवश्यकता की पूर्ति की गई थी, उसमें औपचारिक क्षेत्रों से 56% की जरूरतें पूरी की गई और अनौपचारिक क्षेत्र से अभी भी 44%
साख की व्यवस्था की गई, जो कि अभी भी बहुत ज्यादा है। ग्रामीण परिवार में विशेषकर गरीब लोग अभी भी पूर्ण रूप से अपने साख के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। क्योंकि उनके पास ऋणाधार नहीं होता, आवश्यक कागजात की वे खाना पूर्ति नहीं कर सकते, उनको आसान लगता है कि जाके जमींदार, साहूकार, रिश्तेदार या मित्रों से जाकर के ब्याज पर धन ले लें। और ये जमींदार, साहूकार, रिश्तेदार क्योंकि उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, तो बिना ऋणाधार लिए, बिना उचित कागजात के खाना पूर्ति किए इनको लोग ऋण दे देते हैं। और पहला ऋण अगर वो चुका भी नहीं पाते हैं तो दूसरे ऋण के लिए पुनः वो साहूकार या जमींदार के पास जा सकते हैं और उन्हें ऋण पुनः मिल भी जाता है। लेकिन औपचारिक क्षेत्रों में अगर आप पहले लिए हुए ऋण को चुकता नहीं करते तो दोबारा आपको साख या ऋण नहीं प्राप्त होगा। तो इस तरह से ग्रामीण परिवार में अभी जो गरीब लोग हैं उनको अधिकतर आय साख की प्राप्ति अनौपचारिक क्षेत्रों से केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी यह टेंडेंसी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख हम लोगों ने देखा। ये पहला शीर्षक आज हम लोग डील किए हैं। पहले तो हम कई शीर्षकों को डील कर चुके हैं। आज दूसरा शीर्षक के रूप में आज हम लोग डील करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है। ये भी इसी से स्पष्ट हो जाएगा आपको। इसको शीर्षक को मिटा देते हैं, जगह नहीं मिल रहा है केवल। दूसरा शीर्षक इस पाठ में आपको डील करना जा रहे हैं आज का, वह है औपचारिक और अनौपचारिक साख। आगे डैश देके दिया है किसे क्या मिलता है, किसे क्या मिलता है। इससे भी आप डील कर सकते हैं इस टॉपिक कि औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है, कि औपचारिक क्षेत्रों से और अनौपचारिक क्षेत्रों से किसको किसको साख प्राप्त होता है और कितने लोगों को कितना प्रतिशत प्राप्त होता है। यहाँ पर आप ही के पेज में देखिए, इसी पेज पर 49 पेज पर एक डाटा दिया हुआ है आलेख 2 करके। इसमें शहरी क्षेत्र के परिवारों को 4 वर्ग में बांटा गया है। गरीब परिवार, कम संपत्ति वाले परिवार समृद्ध परिवार और अमीर परिवार। ये शहरी क्षेत्र के परिवारों को 4 वर्ग में विभाजित करके एक डाटा दिया गया है और यह दिखाया गया है कि इन परिवारों को किन क्षेत्रों से साख प्राप्त होता है। औपचारिक क्षेत्र से कितना होता है, अनौपचारिक क्षेत्र से कितना होता है। ऊपर में यहां आप लिख सकते हैं औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। हालांकि इसमें जो डाटा दिया है आपको डायग्राम बना के दिया है, हम ऐसे टेबल बना के दे देते हैं उसी डायग्राम को। देखिए दिया है कि गरीब परिवार के लोग जो हैं औपचारिक क्षेत्रों से मात्र 15% साख प्राप्त कर पाते हैं और 85% साख अनौपचारिक क्षेत्रों से प्राप्त।
कम संपत्ति वाले परिवार 53% औपचारिक क्षेत्रों से साख प्राप्त करते हैं और 47% अनौपचारिक क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं। समृद्ध परिवार को देखते हैं तो औपचारिक क्षेत्रों से 72% साख प्राप्त करता है और अनौपचारिक क्षेत्र से 28%। अमीर परिवार औपचारिक क्षेत्रों से 90% साख प्राप्त करता है और 10% अनौपचारिक क्षेत्र से प्राप्त करता है। इस आंकड़ा से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र का जो साख होता है किसे क्या मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में इससे भी चल सकते हैं, शहरी क्षेत्र का ये दिया है। भारत के किसी भी शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को 4 वर्गों में बांटकर दिखाया गया। गरीब परिवार, कम संपत्ति वाले परिवार, समृद्ध परिवार और अमीर परिवार। समृद्ध परिवार भी धनी होता है, लेकिन सबसे धनी है अमीर परिवार। तो गरीब परिवार, देखिए शहर में रहने वाले जो गरीब परिवार के लोग हैं औपचारिक क्षेत्रों से साख बहुत कम प्राप्त कर पाते हैं, अपनी आवश्यकता का मात्र 15%। इसका मतलब यह हुआ कि गरीब परिवार के लोग अनौपचारिक क्षेत्रों से अपनी आवश्यकता का 85% साख प्राप्त करते हैं। इसका मतलब इनको उच्च ब्याज दर चुकाना पड़ता है। उच्च ब्याज दर चुकाने से इनकी आय का अधिकतर हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है और ये गरीब के गरीब रह जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ऋण जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि एक ऋण लेने के बाद दूसरा और तीसरा लेते चले जाते हैं और उसको चुका नहीं पाते और ऋण जाल में फंस करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। दूसरा है कम संपत्ति वाले परिवार, शहरी क्षेत्र में रहने वाले कम संपत्ति वाले परिवार, जो गरीब परिवार से थोड़ा अच्छा है। तो ये औपचारिक क्षेत्र से इनकी 53% साख प्राप्त होती है इनको, यानी कि 50-50% और मोटा मोटी मान सकते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र से 47%, इसमें भी निर्भरता ज्यादा है अनौपचारिक क्षेत्र से। यहाँ भी अगर हम निर्भरता कम कर सके अनौपचारिक क्षेत्र से तो इन लोगों का कल्याण हो जाए। समृद्ध परिवार में देखिए, समृद्ध परिवार वाले 72% साख औपचारिक क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, जिससे कि उनको कम ब्याज देना पड़ता है, और 28% अनौपचारिक क्षेत्रों से। कम है थोड़ा, लेकिन यहाँ भी ज्यादा ही है। अमीर परिवार के लोगों को देखिए, गरीब और अमीर की तुलना करेंगे तब समझ में आएगा आपको, बीच को छोड़ भी सकते हैं। अमीर परिवार में देखिए औपचारिक क्षेत्र से 90% साख औपचारिक क्षेत्र से मिलता है, बैंक और सरकारी समिति से। इनको बहुत कम ब्याज चुकाना पड़ता है। कर्ज चुकाने के आसान अवधि भी मिलते हैं, लंबी अवधि मिलता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, महीना करके चुकाओ, 3 महीना करके चुकाओ, 6 महीना करके चुकाओ। किस्तों में इनको चुकाना पड़ता है और ब्याज भी कम देना पड़ता है, जिससे कि और ये अमीर बनते सकता है। इनका मात्र 10% जो आवश्यकता है साख का, वही अनौपचारिक क्षेत्र से पूरा हो रहा है। तो इस प्रकार जहां पर औपचारिक क्षेत्र से ज्यादा जो परिवार ऋण प्राप्त कर रहा है उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी रहेगी और वो और आगे बढ़ता चला जाएगा, समृद्ध होता चला जाएगा। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र वाले लोग जो कि ज्यादा साख प्राप्त करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र से, उनकी गरीबी बढ़ती चली जाएगी, वो कभी भी जीवन में संभल नहीं पाएंगे। बहुत कम ही लोग हैं जो ऐसा हो पाता है कि अनौपचारिक क्षेत्र से ऋण लिया और सफल हो गया। जैसे एक एग्जाम्पल इसी में हमने दिखाया था, सलीम का उदाहरण दिया था, जूता बनाने वाले मोची का। उसमें उसने क्या किया था कि वह ब्याज पर तो नहीं लिया था, वह जिस कंपनी ने उसे ऑर्डर दिए थे 3000 जोड़े जूते, 1000 जोड़े जूते का उसने एडवांस के रूप में प्राप्त कर लिया था और चमड़े वाले कंपनी से कहा था कि आपका चमड़ा अभी उधार दे दो और जब हम 1 महीने के बाद आपको चुका देंगे। और इस प्रकार उसने मेहनत करके 3000 जोड़े 1 महीने के अंदर आपूर्ति कर दिए कंपनी को
और कंपनी का भी पैसा जुट गया, चमड़े का भी दाम उसने वसूल कर दिया और बहुत सारा मुनाफा कमाया। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, हालांकि उसको ब्याज नहीं देना था, ये भी ध्यान रखिए। उसमें सलीम को ब्याज नहीं देनी थी, एडवांस के रूप में 1000 जोड़े जूते का पैसा ले लिया उसने, तो उसको ब्याज नहीं चुकाना पड़ा। चमड़े को उधार में ले लिया, ब्याज नहीं देना पड़ा, उसका मूल्य का मूल्य देना पड़ा। तो उसमें अनौपचारिक क्षेत्र से वो लिया था भी, लेकिन ब्याज नहीं देना था, इसलिए भी वह सफल हुआ। नहीं तो अधिकतर आय का हिस्सा उसको ब्याज चुकाने में चला जाता। तो इस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक साथ किसे क्या मिलता है स्पष्ट हो गया होगा आपको। और औपचारिक और अनौपचारिक पहले हम बता दिए हैं अभी टॉपिक के रूप में। अगले टॉपिक के रूप में इस प्रकार आप कह सकते हो इसमें कि अनौपचारिक क्षेत्रों से निर्भरता कम करके औपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ाया जाए, ताकि गरीब लोगों का कल्याण हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीब परिवारों को बैंकों और सहकारी समितियों से साथ प्राप्त हो सके, ताकि उनका जीवन स्तर बढ़ सके, उनकी आय बढ़ सके। अब एक शीर्षक आपके यहां दिया है, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, ये शीर्षक पर ध्यान दें आप। जैसे अभी हमने आपको बताया था, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, गरीब परिवारों को बैंक और सहकारी समितियों से साथ बहुत कम प्राप्त हो पाता है। इसका कारण यह है कि गरीब परिवार के पास ऋणाधार की कमी होती है। ऋणाधार क्या होता है हमने कल समझाया था पूरा विस्तार में। उनके पास गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति नहीं होती, जिसके कारण बैंक और सहकारी समिति उन पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और उनको साथ नहीं देते। तो इसी झंझट से बचने के लिए निर्धनों के स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया कि बैंक और सहकारी समितियां निर्धनों को भी धन दे, साथ दें, उनको भी कम ब्याज दर पर रुपए मिल सके, धन मिल सके, जिससे उनका विकास हो सके, वो अपने धंधे खोल सके, अपना व्यवसाय चला सके या कोई कार्य कर सके और अपने परिवार को अधिक आय प्राप्त करने में सहायता कर सके। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके महिलाओं के लिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो निर्धनों के स्वयं सहायता समूह जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करता है और विशेष करके महिलाओं के लिए है। अपने आसपास पड़ोस की महिलाएं 15 से 20 की संख्या, इनके समूह में 15 से 20 सदस्य हो सकती है। अब महिलाएं इसकी सदस्य रहेंगी, दूसरा कोई नहीं। एक समूह गठित कर लेते हैं 15 से 20 महिलाएं मिलकर और अपने परिवार के आय के अनुसार 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या उससे अधिक भी प्रति महीने जमा करना शुरू करते हैं। प्रति सदस्य प्रति महीना अपने आय के हिसाब से ये लोग जमा करते हैं। 25 रुपए से लेकर 100 रुपए या उससे अधिक जितना उनका आय हो, उसके आधार पर ये जमा करते हैं। एक साथ बैठते हैं, एक तारीख तय कर लेते हैं, इस दिन को हमको बैठक में जाना है, इस दिन को पैसा जमा करना है समिति में, और ये सभी मिल करके पैसे जमा करते हैं। और छोटी मोटी आवश्यकता उसी धन जो जमा होता है 20 लोगों से, मान लेते हैं 100 रुपया जमा किया, तो 20 लोगों ने जमा किया तो 2000 रुपया आ गया। तो अगर छोटी मोटी आवश्यकता की जरूरत पड़ती है सदस्यों को, तो इसी 20,000 रुपये में से 2000 रुपये में से वो अपना छोटा मोटा आवश्यकता को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर अधिक रुपए की जरूरत होती है तो 2 साल तक ये संस्थाएं अगर सुचारू रूप से चलती रहती हैं तो इनके जमा धन को बैंक ऋणाधार मान लेती है
और बहुत बड़ी रकम इस समिति को दे देती है, स्वयं सहायता समूह को। और ये सदस्य आपस में अपनी आवश्यकता अनुसार उस धन का बंटवारा करते हैं, अपने काम में लगाते हैं, कम ब्याज दर पर उनको मुहैया कराया जाता है और फिर धन को सभी मिल करके बैंक का धन चुकाते हैं। अगर कोई व्यक्ति उसमें आनाकानी करता है वापस करने में धन, तो सारे सदस्य मिलकर उस पर दबाव डालते हैं। इसलिए बैंक और सहकारी समितियां इन पर विश्वास कर लेती है और इन्हें जो है सो सहायता के रूप में बड़ी रकम दे देती है, और जिससे कि इनको आसान ब्याज दर से, बहुत निम्न ब्याज दर पर इनको धन प्राप्त हो जाता है और ये अपना विकास करने लगती है। महिलाएं विशेषकर भारत में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं इस स्वयं सहायता समूह के द्वारा। इसमें एक ब्लॉक में छोटा सा चीज दिया आपका, बांग्लादेश के बारे में दिया है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक एक टॉपिक है, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। इसमें यह दिखाया गया है कि एक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसको चलाए थे। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने, इस व्यक्ति ने बांग्लादेश में शुरू किया था बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। छोटा छोटा ग्रामों में बैंक शुरू किया। 1970 में इसको शुरू किया। शुरू करने का वर्ष था 1970 और 2014 में इन बैंकों की संख्या 8.63 लाख हो गई और यह बैंक 81,390 गांव में फैला हुआ है। देखिए, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस 1970 में शुरू किए। 2014 में 8.63 लाख ग्रामीण बैंक हो गए और यह 81,390 गांवों में फैला हुआ है। इस ग्रामीण बैंक का काम है गरीब निर्धन लोगों को धन मुहैया कराना, साथ प्रदान करना कम ब्याज दर पर, और इससे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग बांग्लादेश के लाभान्वित हुए हैं, विशेषकर महिलाएं, और ये अपनी आय को बढ़ाए हैं, परिवार को संभाले हैं। इस तरह से उनकी स्थिति सुधार हुई है। तो ये आपका लेसन आज पूरा हम लोग करते हैं, औपचारिक क्या करते हैं, मुद्रा और साख। ये तीसरा लेसन आपका पूरा हो गया है इकोनॉमिक्स का, मुद्रा और साख का। अब हम लोग अगले दिन से यानी कल से सिविक्स पढ़ेंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 ही लेसन है। इकोनॉमिक्स में 5 लेसन है। विकास पहला पढ़ चुके हम लोग, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ चुके, तीसरा मुद्रा और साख पढ़ चुके। अब 2 चैप्टर बचे हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और एक उपभोक्ता अधिकार। ये दोनों चैप्टर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। कल से हम लोग सिविक्स शुरू करते हैं। सिविक्स का पहला लेसन कल पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आज ये आपका मुद्रा और साख समाप्त होता है।